छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान एक मुद्दा बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर सबके सामने आया था और हर कोई इसको लेकर चिंतित था। लगातार हैशटैग चलाए जा रहे थे कि सेव हसदेव, और हर किसी को लगता था कि राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और इन दोनों सरकार की मिलीभगत से कोयला उत्खनन के लिए दोनों सरकार मिलकर हसदेव के जंगल, जिसे छत्तीसगढ़ और देश का फेफड़ा कहा जाता है, उसे काटने की जुगत लगा रहे हैं ताकि उसके नीचे ज़मीन में दबा हुआ कोयला निकाल कर राजस्थान तक पहुंचाया जाए। बिजली से जुड़ा हुआ मामला भी बताया गया। उस समय जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, उनसे भी कई सवाल जवाब हुए। हर किसी ने अपना तर्क रखा, बीजेपी ने विरोध भी किया था। छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई और अब बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार आने के बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में हसदेव में पेड़ काटे जाने लगे। इसको लेकर लगातार लोगों के मन में कई सवाल थे, कई मंशाएँ थी। कई बार लोग कहते थे कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, किसी का कहना था कि बीजेपी का हाथ है। इन सारे मुद्दों को लेकर मुझे लगा कि बात साफ़ होनी चाहिए। कुछ बातें जो अंदर हैं, जो लोगों को समझ में नहीं आती, उसे बहुत सरल ढंग से आपको समझाना चाहिए। तो उसे सरल ढंग से आपको और मुझे खुद को समझने की आवश्यकता है और उसे समझाने के लिए इस वीडियो को तैयार किया जा रहा है, जिसमें हम इस मुद्दे में लगातार काम कर रहे हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, आलोक शुक्ला जी, उनको हमने आज विशेष निवेदन किया है, तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं और हमारे साथ आलोक शुक्ला जी खुद हैं। भैया, आपका स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में। इसके पहले हमने हसदेव में ही खड़े होकर हसदेव की बातचीत की थी और अभी फ़िलहाल हम रायपुर में हैं और हसदेव का थोड़ा सा लुक आ जाए इसलिए पीछे कुछ झाड़ियाँ हैं। रायपुर में बस इतने ही पेड़ बचे हुए हैं, इनको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आलोक भैया से हम समझेंगे। भैया, ये बताएं कि उस समय जब हम वहाँ पे बातचीत किए थे तब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय भी पेड़ काटे जा रहे थे, आप लगातार वहाँ पे डटे हुए थे। गांव वाले भी आंदोलन कर रहे हैं, जो वहाँ के आदिवासी, हमने कई एंगल से स्टोरियाँ भी की थी। उस समय कितने पेड़ कटे, फिर सरकार बदल गई, अभी फिर पेड़ कट रहे हैं। अब लोगों का ये कहना है कि नहीं, ये तो भाई जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने परमिशन दिया था और उन्हीं का किया धरा है, जो बीजेपी की सरकार में भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसे कहीं तो थोड़ा सा उसको क्लियर कर दें भैया कि क्या है मामला, कब तक पेड़ कटेंगे, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? देखिए, जो आंदोलन चल रहा है वो तो बचाने के लिए चल रहा है। पिछले 10 सालों से लोग इसीलिए बैठे हैं कि हसदेव बचे, और हसदेव इसीलिए ना बचे कि कोई एक घर उजड़ेगा, एक गांव उजड़ेगा। 10 साल से बैठे हैं? 10 साल आंदोलन 10 साल से चल रहा है और जो अनिश्चितकालीन धरना है वो लगभग 700 दिन हो गए। अच्छा, 725 दिन हो गए। आंदोलन तो 10 सालों से 2013 से चल रहा है। तो इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं कि भाई सिर्फ एक पेड़, जंगल, गांव को बचाने का नहीं, हम सबकी सांसों को बचाने का संघर्ष है। आपने सही कहा कि ये हमेशा बात कही जाती है कि ये तो केंद्र का मामला है, वो राज्य का है, वो पिछली सरकारी आरोप प्रत्यारोप की बात है, अपने कंधे कोई नहीं लेना चाह रहा है। बिल्कुल, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी खनन परियोजना तभी चलती है जब राज्य और केंद्र मिलकर सहमति देती है, और राज्य और केंद्र दोनों में कोई भी एक सरकार चाहे तो किसी भी परियोजना को कभी भी रोक सकती है या चाहे तो उसको सहमति ना दे। हमें याद है कि जब भूपेश जी मुख्यमंत्री थे, आपने कहा कि कितने पेड़ कटे। देखिए, वहाँ पे 2 परियोजना अभी हैं जिनके पेड़ कट रहे हैं। एक पलसा ईस्ट केतेवासन जो 2013 में शुरू हुआ था, दूसरा चरण उसका है, दूसरे चरण के लिए पेड़ कट रहा है 1136 हेक्टेयर। उसके शुरुआती अभी 150 हेक्टेयर में पेड़ कटा है। 26 सितंबर 2022 को कटा था लगभग 43 हेक्टेयर के आसपास, और 91 हेक्टेयर में अभी कटा। दोनों यदि ऑफिशियली जो वन विभाग का क्लेम है कि उन्होंने करीब 30,000 पेड़ काटे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो संख्या ये बहुत कम बता रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है जिसने पूरे हसदेव की जो विविधता पर अध्ययन किया है, उन्होंने ही अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हसदेव में प्रति हेक्टेयर 400 पेड़ हैं। अच्छा। तो उस आधार पे देखेंगे तो ये जस्ट डबल हो जाता है, लगभग 60,000 के आसपास पेड़ हैं। तो संख्या, क्योंकि 1 फीट के नीचे जो 1 फीट की चौड़ाई से ऊपर के जो गल्फ हैं उनको ही पेड़, बाकी को जो कम चौड़ाई है उसको ये पेड़ ही नहीं मानते हैं। अच्छा, मतलब तो जो कम पतला उनके नज़र में पेड़ ही नहीं है, तो इसीलिए वो संख्या कम बताते हैं। दूसरा जो कोल ब्लॉक है पलसा, जो न्यू कोल ब्लॉक है, जहाँ पे आप देखेंगे कि 700 दिन हो गए हैं लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं, जिसमें 3 गांव विस्थापित होने हैं। और वहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बार बार लोग कह रहे हैं कि जो हरिहरपुर आप गए भी थे धरना स्थल पे, जहाँ पे हम पिछला हमने चर्चा किया था
कि वहाँ पे जो ग्राम सभा है उसने कभी सहमति नहीं दी। फल्जी ग्राम सभा के आधार पे जो वन स्वीकृति है वो हासिल की गई थी और उसी के खिलाफ आपको याद है 2021 में अक्टूबर में लोग पैदल चल के आए थे और राज्यपाल ने आदेश दिया था चीफ सेक्रेटरी को कि जब तक ग्राम सभाओं की जांच ना हो कोई कार्रवाई आगे ना की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी वन स्वीकृति दे दी गई और उसकी भी पेड़ कटाई शुरू हुई थी 2022 में, लेकिन 300 पेड़ ही कटे तो उसी के बाद आप पहुँचे थे उस समय और फिर उसको रोक दिया गया था। लेकिन अभी उसकी 300 के आगे नहीं कटा, लेकिन अभी उसकी पेड़ कटाई नहीं हुई है, लेकिन जो स्वीकृति यहाँ वो यथावत है। और जो आपका जो सवाल था कि केंद्र और राज्य का सवाल, देखिए उस समय जो छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश जी थे वो बार बार ये कह रहे थे कि ये तो केंद्र को मामला है, हमने केंद्र को चिट्ठी लिखी। जो वन स्वीकृति का मामला है, क्योंकि कोई भी जंगल तभी कटता है जब वो गैर वन भूमि में दर्ज होता है। गैर वन भूमि में दर्ज होने की प्रक्रिया कहलाती है वन भूमि का डायवर्जन। किसी भी वन भूमि का डायवर्जन तब होता है जब वन अधिकार कानून 2006 के तहत लोगों के अधिकारों की मान्यता होती है, व्यक्तिगत, सामुदायिक और ग्राम सभा लिखित सहमति देती है। उसी तरीके से जो राजस्व भूमि का अधिग्रहण है उसके लिए पैसा कानून के तहत ग्राम सभा की सहमति का प्रावधान है। हुआ ये जो वन स्वीकृति की प्रक्रिया है ये राज्य सरकार शुरुआत करती है, राज्य सरकार चलाती है, डीएफओ से शुरू होती है और राज्य की अनुशंसा के आधार पर केंद्र का जो पर्यावरण मंत्रालय है वो स्टेज 1 स्वीकृति देता है और स्टेज 2 देता है। जब स्टेज 2 स्वीकृति होती है उसके बाद जो अंतिम फाइनल ऑर्डर एक बोलते हैं वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के तहत वो राज्य सरकार जारी करता है। आपको याद होगा कि गहलोत जी जब पिछली सरकार थी तो हम लोग जब पैदल चल के आए थे और रायपुर पहुँचे अक्टूबर 2021 में, 14 अक्टूबर को राज्यपाल से मिले। राज्यपाल ने एक पत्र लिखा चीफ सेक्रेटरी को कि जो पलसा कोल ब्लॉक के जो ग्राम सभाएं फर्जी हुई हैं उसके आधार पे जो प्रक्रियाएं हैं उनको जांच की जाए और तब तक सारी प्रक्रियाओं को रोक दिया जाए। उस समय तत्काल केंद्र और राज्य को प्रक्रियाओं को रोकना था, फर्जी ग्राम सभा की जाँच होनी थी, लेकिन ना राज्य ने कोई कदम उठाया ना केंद्र ने उठाया और MOF के द्वारा 24 अक्टूबर 2021 को अंतिम वन स्वीकृति दे दी। उस अंतिम वन स्वीकृति के बाद राज्य सरकार ने जो फाइनल ऑर्डर जारी करना था वो नहीं किया था और हमें याद है कि मार्च 2022 में अशोक गहलोत जी आए और उन्होंने कहा कि कोयले का संकट है। तो राज्यपाल के आदेश के बाद भी जो राज्य सरकार ने जो अंतिम वन स्वीकृति का आदेश जारी किया वो इनको नहीं करना था कायदे से, क्योंकि उसमें साफ लिखा था राज्यपाल के आदेश के बावजूद किया राज्यपाल ने जो आदेश जारी किया था 24 अक्टूबर 2021 को और इन्होंने जो वन स्वीकृति का फाइनल ऑर्डर जारी किया वो 7 मार्च 2022 को किया। तो जबकि उसमें लिखा था कि जब तक जांच नहीं होगी कोई भी कार्रवाई आगे ना की जाए, तो बिना जांच किए आपने उसको दे दिया और उसके बाद शुरू हुआ। चलिए ठीक है, आपने दे दिया, उसके बाद काफ़ी विरोध हुआ। आपको याद है 26 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक संकल्प हुआ जिसमें ये तय हुआ कि एक प्रस्ताव हुआ, सर्वसम्मति से बीजेपी थी और कांग्रेस दोनों थे, कि हसदेव के सभी कोल ब्लॉक को निरस्त कर दिया जाए। विधानसभा तो सर्वोच्च संस्था है, हर सरकार उस संस्था के निर्णय से बंधी हुई है। जब उसमें निर्णय हुआ तो फिर छत्तीसगढ़ सरकार को जो फाइनल ऑर्डर जारी किए थे उसको वापस कर लेना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। जबकि फैसला हुआ इन्होंने केंद्र को पत्र लिख दिया, केंद्र को पत्र लिखा और इन्होंने कहा कि हमने तो केंद्र को लिखा है। केंद्र की सरकार हम देख रहे हैं कि अडानी के किस तरीके से नियंत्रण में है। कोयला मंत्रालय ने उसको डिनाई कर दिया, नहीं किया। बाद में इन्होंने, इनको पता था वहाँ लिखेंगे तो वहाँ से यही जवाब आएगा, ये जवाब आए। जबकि होना ये चाहिए था कि जो अंतिम आदेश है उस अंतिम आदेश को ये वापस कर सकते थे। जैसे याद करिए कि नंदराज पहाड़ में हुआ कि फर्जी ग्राम सभा का प्रस्ताव हुआ तो अंतिम वन स्वीकृति का ऑर्डर आपने वापस ले लिया। वही हम ये कह रहे थे कि अंतिम स्वीकृति का जो आदेश आपने जारी किया है उसको वापस ले लीजिए। तो इन्होंने खुद ना वापस करके केंद्र को लिखा और केंद्र ने नहीं किया और ये बार बार कह रहे थे ये केंद्र को करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, आप अपने हिस्से की कार्रवाई, देखिए जंगल जो है वो संपत्ति सूची में है, राज्य का भी अधिकार केंद्र का भी है, तो आप अपने हिस्से की कार्रवाई करिए, केंद्र अपने हिस्से की करेगा। तो हमेशा हसदेव के मुद्दे पे जो राज्य में सत्ता रही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस, वो हमेशा केंद्र के पाले में, राज्य के पाले में सत्ता पक्ष विपक्ष ये आरोप करके अंततः अडानी को बचाने का बेसलमी से काम करते हैं। पिछली सरकार थी, उन्होंने भी अडानी को बचाया। जो अडानी के कोल ब्लॉक थे राजस्थान को आवंटित हैं, अडानी के पास MDO, चाहे वो पलसा हो, PKV हो और KT एक्सटेंशन, उन्होंने भी बचाने का काम किया। अब वर्तमान में बीजेपी सरकार है।
अब ये क्या कह रहे हैं, बीजेपी सरकार ने क्या कहा कि भाई वो तो पिछले सरकार की अनुमति है। हाँ, उनकी अनुमति। हमें अच्छे से याद है कि जब विधानसभा में प्रस्ताव हुआ था तब आप भी शामिल थे। आपने भी कहा था कि ये जब पेड़ कटाई हुई थी तब बीजेपी के नेता पहुंचे थे, रामविचार नेताम जी पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा वो भी पहुंचे थे और उन्होंने कहा था ये गलत हुआ, जमकर पॉलिटिक्स किया। तो यदि गलत हुआ है, राज्यपाल की चिट्ठी है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का संकल्प है, तो आप जो अंतिम आदेश जारी था आप वापस ले लीजिए। आप ले लीजिए। मामला ये है, हाफ बिजली बिल योजना चल रही थी छत्तीसगढ़ में, आपने उसको बंद कर दिया ये कहते हुए कि पिछली सरकार का निर्णय है, लेकिन अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए जो अनुमति थी उसको आप वापस नहीं ले रहे थे, जो वो भी पिछली सरकार का। हाँ। तो कॉर्पोरेट के हित के लिए जो निर्णय है वो तो चलेगा, जनता के हित का निर्णय है वो नहीं चलेगा। तो ये असली मामला, और अभी भी राज्य और केंद्र दोनों भूमिका निभा सकता है। राज्य सरकार चाहे 1 मिनट का काम है, विभागीय आदेश है, विभागीय आदेश को वापस लेना है, और इसीलिए लेना चाहिए क्योंकि हसदेव की ग्राम सभाओं ने कभी भी खनन को सहमति नहीं दी है। जो पलसा कोल ब्लॉक प्रभावित गांव है, साली, हरिहल, पुल फतेहपुर, कोल ब्लॉक जब आवंटित नहीं हुआ था तब भी उन्होंने 2014 में विरोध किया, 2016 में किया, 2017 में किया, 2018 में फर्जी प्रस्ताव बने। जो पलसा ईस्ट केतेवासन है जिसके अभी पेड़ कटे हैं 91 हेक्टेयर के, उसका जो प्रभावित गांव है घाट बदला, उसकी अभी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। 2013 कानून के तहत भूमि अधिग्रहण हो रहा है, उस गांव की भी विधिवत ग्राम सभा नहीं है। तो दुखद यही है कि संविधान का 5वीं अनुसूची इलाका है, ग्राम सभाओं की सहमति के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। विपक्ष में रहते हैं तो सब आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन जब खनन की बात आती है, अडानी के हित की बात, तो आप आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की बेसलमी के साथ धज्जियाँ उड़ाते हुए आप आगे बढ़ा रहे हैं। क्यों आप ग्राम सभा की जांच नहीं कर रहे? क्यों आप विधिवत ग्राम सभा नहीं कर रहे? चलिए आप मत जांच करिए, आज आप उन गांव की ग्राम सभाओं के प्रस्ताव करवा लीजिए, फिर से करवा लीजिए, लोग सहमत हैं तो पता चल जाए, विरोध है तो पता चल जाएगा। लेकिन ये नहीं करना चाहते क्योंकि इनको पता है कि वहाँ के लोग सहमति नहीं देंगे, इसीलिए ग्राम सभा नहीं करवाना चाहते। तो उसके पीछे मैं जब उस टाइम गया था तो वहाँ के कुछ लोगों ने बताया था भैया कि कुछ लोग इसमें, उनको जो कंपनी के लोग हैं वो अलग तरीके से बरगला के अपनी टीम का हिस्सा बना लेते हैं, जो ग्रामीणों के बीच घुस के फिर सहमति जैसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, एक खदान वहाँ पे 2013 से चल रही है, खनन चली तो निश्चित तौर पे कुछ कर्मचारी भी होंगे उनके, और वहाँ पे गांव से कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और देखिए, जहाँ पे भी कंपनी जाती है तो वो कंपनी लोगों को तोड़ने के लिए सारे कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि जो पैसा कैसे होता है, साम दाम दंड, बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसा दिया जाता है, लेकिन सवाल है कि वो नंबर्स क्या है। यदि एक गाँव है तो उस गाँव में 10 लोग यदि समर्थन में हैं और यदि 90 लोग विरोध कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 20 लोग भी समर्थन और 80 लोग विरोध कर रहे हैं, तो अंततः तो निर्णय गांव तय करेगा। हम कह रहे हैं गांव को निर्णय लेने दीजिए। तो वो मीडिया में ऐसा माहौल बना दिया जाता है, या जो अडानी के द्वारा सोशल मीडिया में या जो प्रचारित किया जाता है कि कुछ लोगों को खड़ा करके ये कह रहे हैं। अब जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, PR स्टोरी उदाहरण बताता हूँ कि पलसा कोल ब्लॉक नाम है, लेकिन उससे प्रभावित गांव पलसा नहीं है, प्रभावित गांव है साली, हरिहल, पुल फतेहपुर। परसा के सरपंच को सामने खड़ा कर दिया जाता है, वो बताता है कि मैं परसा का सरपंच हूँ, जबकि साली का सरपंच, घाटवर्ला का, दोनों सरपंच विरोध में है, लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ये प्रचारित करने की जो कोशिश है वो हो रही है। यदि लोग खनन चाहते तो मुझे नहीं लग रहा कि 10 सालों से लोग विरोध आंदोलन करते हैं। 700 दिनों से लोग अपने दिवाली, त्योहार, खेती बाड़ी छोड़ के धरने पे बैठे सिर्फ अपने जंगल जमीन को बचाने के लिए। भैया, आपने काफ़ी गहरा अध्ययन भी किया है वहाँ पे। मैं भी उस समय जब गया था तो मैं लगातार देख रहा था जलवायु को कैसे वो प्रभावित करता है। वो जंगल हाथियों के रहवास का इलाका है, उसको लेकर तो फिर पिछली सरकार में उनके रहने के लिए एक इलाका भी बनाया गया था। क्या नाम था उसका? लेमरो प्रोजेक्ट था। उसका बांगो डैम की स्थिति भी मैंने जाकर देखी थी, उस पर भी मैंने रिपोर्ट तैयार किया था कि वो जंगल अगर कटेगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उस इलाके के लोग प्रभावित होंगे, बांगो डैम भी उससे प्रभावित होगा, और वो बांगो डैम भी बहुत दूर तक उसका पानी किसानों तक जाता है, तो वो किसान भी प्रभावित होंगे। मतलब एक लंबा चैन है ये प्रभावित होने। देखिए, इसको लेकर सबसे अच्छा है कि देखिए, ये जो हसदेव का इलाका है 1876 वर्ग किलोमीटर, इसमें करीब 5000 मिलियन टन कोयला है, जिसमें 22 कोल ब्लॉक आइडेंटिफाई हैं।
जो लेमलू हाटी रिजर्व बना है वो भी आंदोलन की वजह से बना। जब हम लोग पदयात्रा कर रहे थे तो इन्होंने दबाव में लेमलू हाटी रिजर्व नोटिफाई कर दिया, उसमें 16 बैलेंस करने तो 16 कोल ब्लॉक उसके अंदर आए भी हैं, जो जिनकी प्रक्रिया भी फिलहाल रुकी हुई है, आगे क्या होगा नहीं पता। लेकिन हाँ चलो, वहाँ पे एक राहत की बात तो है। उसी पूरे हसदेव पर क्या हुआ था कि जो पलसाई स्टिक केतेवासन कोयला खदान है, इसकी जो स्वीकृति, क्योंकि पहले 2010 में नो गो इलाका था, केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने घोषित किया था, यहाँ की वनों के घनत्वता, जैव विविधता, वन्य प्राणियों के रहवास के आधार पर तय किया गया था कि यहाँ कोई सहमति नहीं दी जाएगी। लेकिन अडानी कंपनी के दबाव में उस समय के जो पर्यावरण मंत्री थे उन्होंने सहमति दे दी। जो भी है वो जो वन सहमति दी गई थी 2012 में, मार्च 2012 में, उसको 2014 में एनजीटी में चैलेंज किया गया। एनजीटी ने उस अंतिम वन स्वीकृति को निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद एनजीटी ने ये कहा कि वापस इस पूरे वन क्षेत्र का अध्ययन किया जाए और अध्ययन करने के बाद मंत्रालय निर्णय ले कि यहाँ क्या होगा। आप विश्वास करेंगे 2009 में वो अध्ययन हुआ, 5 साल तो अध्ययन होने ही नहीं दिया। 2019 में अध्ययन हुआ। उस अध्ययन का जो किया वो ICFR, जो केंद्र का ही एक संस्थान है, और भारतीय वन्यजीव संस्थान, इन दोनों ने अध्ययन किया। ये अध्ययन रिपोर्ट जब आई, जो भारतीय वन्यजीव संस्थान है उसने बहुत साफ तौर पर उस अध्ययन रिपोर्ट में जो निष्कर्ष लिखे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, हसदेव इतना समृद्ध पर्यावरणीय संवेदनशील वन इलाका है कि यहाँ किसी खनन को इजाज़त देनी ही नहीं चाहिए। यदि यहाँ खनन की इजाज़त दी गई तो हसदेव नदी और उस पे बने मिनी माता बांगो बांध, जिससे 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है, ये नदी और बांध का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि जो पूरा इलाका है जो हाथी का स्थायी रहवास का इलाका है, और करीब 9 ऐसे स्तनपायी वन्यजीव हैं जो वहाँ रहते हैं। कई विलुप्त प्राय वनस्पति है, चिड़ियाँ हैं, ऐसे 100-150 प्रकार की जो, जिसमें कई अंडे विलुप्त प्राय हैं। उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि देखिए, छत्तीसगढ़ आज मानव हाथी संघर्ष से काफ़ी जूझ रहा है। लगातार हाथी भी मर रहे हैं और लोग भी मारे जा रहे हैं। यदि हसदेव में खनन हुआ तो मानव हाथी संघर्ष इतना व्यापक हो जाएगा कि आप कभी भविष्य में से संभाल नहीं पाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि जो चालू पलसाई स्टिक केतेवासन खदान है, इसको बहुत ही कंट्रोल के साथ लगभग बंदी कर देना चाहिए, और नहीं तो कोई खदान चलनी ही नहीं चाहिए। पूरे हसदेव को वापस नो-गो बना देना चाहिए। भारतीय वन्यजीव संस्थान की इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को छुपा दिया गया। जब हम लोग पदयात्रा में थे उसी समय रिपोर्ट आई। ICFR ने जो रिपोर्ट बनाई उसमें भी यही बातें आई कि गंभीर अपरिवर्तनीय प्रभाव होंगे जिनको कभी सुधारा नहीं जा सकता। लेकिन कंपनी के दबाव में उसमें सिफारिश में लिख दिया गया, क्या लिख दिया गया, कि चूँकि एक खदान चल रही है तो 4 अन्य चलाई जा सकती हैं। कौन चलाई? वही जो अडानी के पास थी, पलसाई स्टिक केतेवासन, पलसा, केते एक्सटेंशन, ताला। अच्छा, और उनके फायदे के लिए उन्हीं कोल ब्लॉक को आप देखिए, लेमलू हाटी रिजर्व से भी बाहर रखा गया। उन्हीं कोल ब्लॉकों की रिकमेंडेशन रिपोर्ट के विपरीत, रिपोर्ट कहीं नहीं कह रही है, और भारतीय वन्यजीव संस्थान जो असली रिपोर्ट थी उसको छुपा दिया गया, और रिकमेंडेशन के आधार पे उसको इस तरीके से स्वीकृति दी गई। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अध्ययन करवाया था। जब आपने अध्ययन करवाया तो आपने भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट की जो चेतावनी थी और निष्कर्ष थे, उस पे आपने चिंतन क्यों नहीं किया? पूरे ICFR की रिपोर्ट में कहीं नहीं कहा गया कि खनन होना चाहिए, लेकिन सुझाव में आखिरी में डलवाया गया, उसके आधार पे आपने खनन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। तो सवाल 2-3 है कि देखिए, सबको पता है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, सबको ये पता है कि हसदेव का विनाश छत्तीसगढ़ के पर्यावरण का विनाश छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, चाहे वो वन्य प्राणियों के संदर्भ में हो, चाहे वो पर्यावरण के संदर्भ में हो, चाहे वो पानी के संदर्भ में हो, चाहे वो आदिवासियों के अपने आजीविका संस्कृति। लेकिन सिर्फ एक उद्योगपति के मुनाफे के लिए अंततः लोग उन सारी चीज़ों की तरफ आंख बंद कर रहे हैं और हसदेव को विनाश की ओर ढकेल रहे हैं। क्या लग रहा है कि इसको अगर रोक दें, इस कटाव को, इस पेड़ों के काटने को, तो क्या ये जो कोयला, इसका भरपाई कहीं और से हो सकता है? इसके लिए कुछ आपके दिमाग में है क्या? देखिए, क्योंकि भूपेश बघेल ने सवाल से इस बात पे कहा था कि जिसको अगर घर पे AC नहीं चलाना है, आप AC चलाना बंद कर दीजिए। हाँ, ये कहा था, हमने कहा था कि चलिए आप सारी खदानें निरस्त कर दीजिए, हम बिजली भी काट देते हैं। हाँ, हमने कहा था इस बात को। देखिए, 2-3 बातें हैं। हसदेव में कितना कोयला है हम इसको जान लेते हैं।
छत्तीसगढ़ का मात्र 10% से भी कम कोयला है। पूरे देश में मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का 10% और भी जगह है कोयला। छत्तीसगढ़ में 55,000 मिलियन टन कोयला है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में और उसका हसदेव में 10% मात्र यहाँ 10% से भी कम है। तो मतलब कहीं और खोदा जा सकता है। बिल्कुल। दूसरा, पूरे देश में 3.5 लाख मिलियन टन कोयला है। 900 से ज़्यादा कोल ब्लॉक पूरे देश में हैं। उस 900 से ज़्यादा कोल ब्लॉकों में मात्र 153 कोल ब्लॉक ऐसे हैं जो हसदेव जैसे घने वन क्षेत्रों में हैं। जब 2010 में गो नोगो का अध्ययन हुआ था और मंत्रालय ने निर्णय लिया था, तब उन्होंने ये कहा था कि यदि नोगो इलाके के कोल ब्लॉक को छोड़ दिया जाए तो देश की 100 साल की कोयला ज़रूरतें उसके बाहर के कोल ब्लॉकों से पूरी की जा सकती हैं। ये खुद मंत्रालय का निर्णय था, है ना। और हसदेव पूरा का पूरा नोगो था। आज कोयले की ज़रूरत लगभग 1000 मिलियन टन के आसपास है। 2075 में खुद भारत ने कहा है COP26 में कि 2070 में हम नेट जीरो हो जाएंगे, मतलब हमारे यहाँ फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग ख़त्म हो जाएगा, हम पूरे तरीके से रिन्यूएबल पे आ जाएंगे। मतलब आज से और 50 साल आपको कोयला चाहिए। अगले 2030-40 तक आपकी जो मैक्सिमम डिमांड भी कोयले की बढ़ेगी वो 2000 मिलियन टन से ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। वो भी 8% GDP होगी, से ज़्यादा होगी GDP, तब तो जाने वाली नहीं है। तमाम सरकारी अध्ययन है कि 1500 से 1700 मिलियन टन से ऊपर खपत नहीं, हम 2000 मान लेते हैं मैक्सिमम लेके मैक्सिमम। तो 50 सालों में भी आप 1 लाख मिलियन टन से ज़्यादा कोयला नहीं निकाल पाएंगे। देश में 3.5 लाख मिलियन टन कोयला है। हसदेव में उसका मात्र 0.2% कोयला है। यदि आप 0.2% कोयला आप यदि छोड़ देते हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि देश की कोयले किसी भी तरीके के संकट पे आएगा। अब सवाल कि राजस्थान का क्या होगा। छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया की खदानें हैं, SCCL की खदानें हैं। यदि राजस्थान को कोयला चाहिए है तो आप SCCL से कोयला ले सकते हैं। मध्य प्रदेश का सोहागपुर कोल फील्ड है। आप राजस्थान से जो हसदेव से कोयला जा रहा है, मध्य प्रदेश नज़दीक पड़ेगा। प्रति टन 400 रुपये प्रति टन एक्स्ट्रा भाड़ा राजस्थान को देना पड़ रहा है, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि राजस्थान अपनी ही खदान से, जो कोल इंडिया से कोयला जा रहा है राजस्थान के प्लांटों में, और अपनी ही खदान PKV जो अडानी चला रहा है, कोल इंडिया से महंगे पे कोयला खरीद रहा है। और राजस्थान में 13 रुपये यूनिट की बिजली है। तो आप जो है क्यों खदान चलाना चाह रहे हैं? या तो आप सोहागपुर से नज़दीक में ले लीजिए, आप कोल इंडिया से ले लीजिए, आप अडानी को क्यों? सवाल ये एक बड़े भ्रष्टाचार का है। राजस्थान से ज़्यादा ये कोयले की ज़रूरत अडानी को है, क्योंकि अडानी के पावर प्लांट छत्तीसगढ़ में है। और जो उसमें कंडीशन है MDO के अंदर कि 30% लिजेट कोयला MDO कंपनी रखेगी, ये उसका पूरा खेल है। तो देश के कोयले की ज़रूरत के लिए हसदेव का विनाश नहीं हो रहा है, एक निजी कंपनी के मुनाफे के लिए हसदेव का विनाश हो रहा है, वो भी किस कीमत पे? अब की छत्तीसगढ़ की विधानसभा सर्वोच्च संस्था है जिसने सर्वसम्मति से कहा कि हसदेव में खनन नहीं होना चाहिए। भारतीय वन्य जीव ताक पे रख के भारतीय वन्य जीव संस्थान ने कहा कि यदि हसदेव में खनन हुआ तो आपकी हसदेव नदी और बांध खत्म हो जाएगा और मानव हाथी संघर्ष को आप कभी संभाल नहीं पाएंगे। संविधान की 5वीं अनुसूची की ग्राम सभाएं, जिनके आजीविका, जिनकी जंगल ज़मीन, जिनकी संस्कृति के संरक्षण का दायित्व सरकारों के पास है, वो ग्राम सभाएं पिछले 10 सालों से विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि हमने कभी सहमति नहीं दी है। उन ग्राम सभाओं के संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार करके आज हसदेव का मुद्दा सिर्फ छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का मुद्दा नहीं है, पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हैं। तमाम जगह लोग विरोध कर रहे हैं। उन जन भावनाओं को भी आप जो है दरकिनार करके हसदेव को उजाड़ने की कोशिश हो रही है। भैया ये बताएं कि हसदेव का ही जंगल क्यों, मतलब इसके पीछे जब कोयला छत्तीसगढ़ में आप बोल रहे हैं कि 10% है, छत्तीसगढ़ का कोयले का 10% ही हसदेव में, तो बाकी जगह और भी जगह है जो छत्तीसगढ़ में ही। छत्तीसगढ़ की SCCL की खदान है, एशिया की सबसे बड़ी खदान SCCL की है। आप कोल लिंक से कोयला क्यों नहीं लेना चाहते? सवाल तो यही है ना कि ये जो बीच राज्य सरकार के पावर प्लांट, राज्य सरकार और कोल इंडिया के बीच में जो सीधा कोयले की आपूर्ति थी, उसके बीच में MDO मॉडल आ गया, जहाँ पे राज्य को MDO माइंस डेवलपर कम ऑपरेटर। अच्छा। देखिए 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? यही कहा था कि आपने कोल ब्लॉक नीलामी नहीं की, जिससे 1,80,000 करोड़ का नुकसान हुआ। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि राज्य सरकारों को कोल ब्लॉक दिए गए ताकि सस्ते दर पे उनको कोयला मिले, लेकिन राज्य सरकारों ने संयुक्त उपक्रम बना के निजी कंपनियों को बैक पिछले दरवाजे से मालिक बना दिया, निजी उनको मुनाफा जा रहा है। ये गलत है, राज्य सरकार को नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये गैर कानूनी है।
इन्होंने संयुक्त उपक्रम का की जगह एमडीओ ला दिया। एमडीओ माइंस डेवलपर का मापलेटल। कहने को होता है कि इस खदान तो राजस्थान की है, लेकिन आप देखेंगे कि पर्यावरणीय स्वीकृति, वन स्वीकृति, भूमि अधिग्रहण, यहाँ तक कि राजस्थान और अडानी के बीच का अनुबंध ये है कि कहाँ कोल ब्लॉक लेना है इसका भी चयन अडानी करता है। अच्छा, सब उसी के हाथ में। और भूमि अधिग्रहण से लेकर सारी प्रक्रिया के संपादन एमडीओ अडानी कंपनी करता है। राजस्थान सिर्फ नाम का है। तो सवाल ये है कि ये, और धीरे धीरे देखिए ये अभी लोगों को समझ में नहीं आ रही है, एक तरीके से कोल इंडिया को भी ख़त्म करने की साजिश है कि जो कोल इंडिया से सीधा कंपनियां कोयला लेती थी अब एमडीओ से लेंगी। तो मुनाफा किसके पास? आज अडानी के पास 150 मिलियन टन के आसपास के एमडीओ होंगे, है ना। तो आप एक निजी कंपनी को अंततः एक कोयले का सवाल कि आप पूरा कोयला का सेक्टर, पूरा बिजली का सेक्टर एक निजी समूह के हाथ में कैसे सौंप सकते हैं? तैयारी में। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकट है। बहुत धीरे धीरे आप अपने प्लान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो और साथ ही साथ ये मैं आखिरी एक सवाल ये जानना चाह रहा था भैया कि क्या लगता है कि अभी टोटल वहाँ पे आगे हाल फिलहाल में क्या और पेड़ कटने होंगे, या क्या लगता है कि इस सत्र में या इस सरकार में ये आखिरी है चरण? देखिए, 2 खदानों की गैरकानूनी है, लेकिन 2 खदानों के जो स्वीकृति के आदेश हैं, पलसा ईस्ट केतेवासन और पलसा ईस्ट केतेवासन का कुल 1136 हेक्टेयर का पेड़ कटना है। उसके बाद पलसा कोल ब्लॉक जो जिसकी स्वीकृति फल्जी तली, उसकी भी फल्जी है, दोनों की है, बट पलसा की भी है। उसका कुल कोल जो इलाका है कोल ब्लॉक का वो है 1200 1250 के आसपास, उसमें 850 के आसपास कुछ वन भूमि का इलाका है। फिर उसके साथ केटे एक्सटेंशन है, हालांकि उसकी अभी वन स्वीकृति, पर्यावरण स्वीकृति नहीं हुई, लेकिन वो भी आगे है। तो ये चारों कोल ब्लॉक आप देखेंगे, पलसा ईस्ट केतेवासन और केटे एक्सटेंशन, यदि देखा जाए तो इन चारों के जो पेड़ कटने हैं वो बहुत बड़ा इलाका है और बहुत बड़े नंबर हैं। लगभग ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में यदि हसदेव की खनन परियोजनाओं को नहीं रोका गया तो वर्तमान आवंटित खदानों के करीब 32 लाख पेड़ कटेंगे। 32 लाख पेड़ कटेंगे और कटेंगे आने वाले दिनों में। ये स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 7 कोल ब्लॉक के आवंटन है, पतुलिया गिदमुड़ी का भी है, मदनपुर साउथ का भी है, 7 कोल ब्लॉक आवंटित हैं। यदि आप 7 कोल ब्लॉक के पेड़ काटेंगे तो उस आधार पे आप देखेंगे तो 32 लाख पेड़ पूरे हसदेव का संकट है। हालांकि उसमें राहत ये है कि पतुलिया गिदमुड़ी और मदनपुर साउथ लेमरू हाथी रिजर्व में आने के कारण अभी रुका हुआ है। लेकिन जो पलसा ईस्ट और केटे एक्सटेंशन, हम लगातार इस चीज़ को कह रहे हैं कि जो पलसा है जहाँ लोग ढलने पे बैठे, कम से कम ग्राम सभाओं की जांच करवा के वहाँ आप जो नए कोल ब्लॉक हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में तो यही संकल्प हुआ था, यहाँ तक कि सरकार चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया जो महत्वपूर्ण था। उस एफिडेविट में उन्होंने कहा था कि जो पलसा ईस्ट केतेवासन है वही अगले 20 सालों को कोयला देने के लिए सक्षम है राजस्थान के लिए, नया कोल ब्लॉक नहीं होना चाहिए। चलिए आप उसी एफिडेविट पे तो काम कर दीजिए, तो कम से कम जो नए कोल ब्लॉक हैं उनको तो निरस्त कर दीजिए। लेकिन दिक्कत ये है कि जब पिछली सरकार थी तो उन्होंने भी अपने आँख पे पट्टी बांध के रखी थी। वर्तमान सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, इस प्रदेश के आदिवासियों को बड़ी उम्मीद थी और अभी भी उम्मीद है कि शायद वो सुनेंगे। लेकिन जिस तरीके से शपथ लेने के पहले ही जो डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जो दमन हुआ है, तो जो मनसा जाहिर कर दी, तो वो मनसा जाहिर कर दी कि अंततः जब आदिवासी और अडानी को चुनने की बात आएगी तो भाजपा भी अडानी को ही चुनेगी। तो दोनों अ से ही आते हैं, बिल्कुल, अ से अडानी, अ से आदिवासी, तो उनको लगता है आदिवासी में ज़्यादा सब। छत्तीसगढ़ के अंदर वो दिख रहा है कि प्राथमिकता में अडानी, आदिवासी नहीं। भैया हाथियों की क्या स्थिति है? मैं देखा था एक वीडियो वायरल हुआ था कि मशीनों से जो पेड़ काटे जा रहे थे तो हाथियों के एक समूह लगभग जो जहाँ पेड़ कटा है उसी के आसपास के इलाके में, क्योंकि वो लेमरू हाथी रिजर्व है और वो हाथी का स्थायी रहवास इलाका है, माइग्रेटरी कॉरिडोर भी है। 34 हाथियों का दल वहाँ स्थायी रूप से रह रहा था। जिस दिन पेड़ कटा है जो भयानक आवाज़ें हुई हैं आरी, और देखिए कि आपने कैसे पेड़ काटा, मतलब किसी भी तरीके से पूरी आप सैकड़ों की संख्या में 400 मशीनों को लगा के जंगल, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, वहाँ पे जीव जंतु हैं, कम से कम
उनको जगह बदलने की तो समय दे- मिलना चाहिए। मोहलत तो मिलनी किसी चाहिए। एक मजदूर ने कहा कि हम लोग को फ़ोटो वीडियो लेने की इजाज़त नहीं थी भैया, जब हम लोग पेड़ काट रहे थे तो पक्षियों के घोंसले पक्षी जैसे गिर रहे थे तो हम लोग के हाथ कांप जा रहे थे पेड़ काटने में। एक वो जो तस्वीर आई थी वो बीभत्स- भालू के बच्चे वाली, वो उसी सरगुजा इलाके की है ना, क्योंकि ये तो एक बड़ा कैचमेंट है, स्लॉट बियर यहाँ का इलाका है, और वाइट सफ़ेद भालू तो वो विलुप्त प्राय हाँ, विलुप्त प्राय। प्रजाति मैं तो के हैं। आश्चर्यचकित हूँ कि वहाँ पे है। बिल्कुल। तो ये जो 34 हाथियों का दल था जिस दिन पेड़ कटा, ये अंबिकापुर शहर पहुंचा और शहर के आसपास घरों को थोड़ा शहर में पहुंचे थे। तो देखिए छत्तीसगढ़ को तो मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा कि इन सब यदि आपदाओं के हसदेव का जंगल ख़त्म हुआ तो पूरे जांजगीर, बिलासपुर, कोलबा, रायगढ़ में आने वाले दिनों में गंभीर पानी संकट होगा। किसानों का जो हिस्से का पानी है, ये कहा जाता है कि बांगो बांध बनने के बाद तो जो उन जिलों में समृद्धता आई वो पानी पे संकट होगा। और हाथी कहाँ तक आएगा तो वो तो अब वो तो उसके कदम के ऊपर निर्भर करता है। तो आने वाले दिनों में हसदेव के विनाश की बड़ी कीमत छत्तीसगढ़ चुकाएगा। हर एक आदमी को सबको जो भी चुकानी- ध्यान नहीं दे रहा है, सबको चुकानी हाँ, पड़ेगी। जिसको लग रहा है कि हमको क्या लेना देना है। सबको चुकानी पड़ेगी, और सिर्फ छत्तीसगढ़ को नहीं चुकानी पड़ेगी। तमाम वैज्ञानिक अध्ययन ऐसे मौजूद हैं कि जो हसदेव का जंगल है ये देश के मानसून को नियंत्रण करने में बड़ी भूमिका निभाती है। फेफड़ा भी कहा और जाता है। फेफड़ा कहा जाता है। और हम सब ने कोविड काल देख लिया है, जहां ऑक्सीजन के लिए हमने लोगों को तड़पते हुए प्राण देखा त्यागते है। देखा, हाँ। ऐसी परिस्थिति में और देखिए हसदेव का जंगल, ये बाल बाल तर्क आता है कि देखिए हम तो प्लांटेशन कर देंगे, हम तो इतने पौधे लगा देंगे। हसदेव का जंगल प्राकृतिक साल का जंगल है, और जो प्राकृतिक जंगल है उस जंगल की अपनी जैव विविधता है। उस मतलब देखिए बहुत सारे देशों में जंगल है। आप जर्मनी में जाएंगे तो वहाँ जंगल है, जहाँ पे जंगल एक इमारती लकड़ी का जंगल है, जहाँ पे हालांकि वो अब कह रहे हैं कि हमें यहाँ जैव विविधता बाकी चीज़ों को डेवलप करना, एक टिम्बर फॉरेस्ट एक तरीके से, जहाँ एक जीवन नहीं है। भारत देश के जंगल एक जीवन है, जो प्राकृतिक जंगल है वहाँ एक पूरा जीवन है, जहाँ पे जैव विविधता है, वन्य प्राणी हैं, असंख्य जीव जंतु हैं, वहाँ रहने वाले लोग हैं, आदिवासी, अन्य परंपरागत वन्यवासी, जिनकी आजीविका संस्कृति। कल ही मैं हसदेव के जंगल में बैठा था तो इतनी ही जगह थी, लगभग इतनी जगह में वहाँ की महिलाओं ने, मैं वीडियो आपको दूंगा, 20 पेड़ गिनाए मुझे, और 20 पेड़ में उन्होंने बताया कि कितने कौन कौन से उनको लघु वनोपज मिलते हैं। वो महिलाएं बता रही थी कि साल में 12 महीने जंगल से हमें चीज़ें मिलती हैं, है ना। उसी पे आश्रित हो। खेती क्या है, मानसून पे आधार है। यदि एक साल पानी होगा तो खेती होगी, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन जंगल जो है वो 12 महीने देता है। तो सवाल है कि आप किस विकास की बात कर रहे हैं, मतलब लोगों की टिकाऊ आजीविका से निकाल के, और आप ऐसे कितने लोगों को आप रोजगार देंगे। आप देख लीजिए केते गांव जो उजड़ा परसई ईस्ट केतेवासन में, उस परसई ईस्ट केतेवासन में केते गांव का नामो निशान नहीं है, गांव खत्म। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेके सरगुजा तक खनन परियोजनाएं हैं। मुझे एक आदर्श गांव बता दीजिए जिसको आपने गांव को जड़ के गांव बचाया, जिसको आप कहें कि ये लोग बोलते हैं कि खनन से विकास होता है, तो फिर मैं यही बोलता हूं कि 50 के दशक से दंतेवाड़ा में आयरन ओर निकल रहा है। यदि ऐसा होता तो दंतेवाड़ा तो दुनिया का, देश का तो कम से कम सबसे विकसित जिला होना चाहिए। जिस इलाके में लौह अयस्क की खुदाई हुई है, मैं तो बस्तर में लगातार देख रहा हूँ गाँव को। मैं तो एक बड़ी बात बोलने वाला था कि उस इलाके से एक भी बच्चा आज तक IAS नहीं बना। अभी बोलते बोलते मैं सुधार रहा हूँ कि उस वहाँ से एक भी बच्चा टीचर तक नहीं बना, शिक्षक तक नहीं बना। तो सवाल ये है कि अंततः विकास किसका कर वो रहा लोग है? बंदूक उठा लिए हैं क्योंकि उनके घर अब उस तरफ चले गए। वही स्थिति है। तो सवाल यही कि उस खनन से किसका विकास हो रहा है। तो जो पूरे दावे किए जा रहे हैं, सच्चाई ये है कि जो स्थानीय समुदाय है, हमें याद है कोविड के दरमियान पूरे शहरों से मजदूर भाग रहे थे गाँव की तरफ, रोजगार नहीं थे। क्या आदिवासी इलाकों से कोई पलायन हुआ ना? क्योंकि आदिवासी इलाकों में जो जंगल के आधार पे आजीविका है, वो टिकाऊ स्थायी आजीविका है, उनकी अपनी एक उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो आप एक टिकाऊ स्थायी आजीविका से लोगों को निकाल के एक ऐसी जगह फेंक रहे हैं जहां जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये पूरे गांव के विनाश की, तो ये दावे ही गलत हैं कि खनन से विकास होता है। खनन से विकास उस कंपनी का होता है, वो ठेकेदार का होता है, स्थानीय लोगों का तो सिर्फ विनाश होता है। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद आलोक भैया। हालांकि आपने जितनी बात बताई मुझे नहीं लगता कि मैंने पूरा समझ पाया, अभी और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आलोक शुक्ला जी हैं, आज हम आलोक शुक्ला जी को पहले तो जन्मदिन की बधाई देते हैं। आज आपका जन्मदिन है और आपने इतना समय दिया बस्तर टॉकीज के दर्शकों को समझाने की कोशिश की बहुत सरलता से।
बहुत हद तक मुझे भी समझ में आया, और जितनी बात समझकर अब हम आगे की रिपोर्टिंग करेंगे। हसदेव में जाके वहाँ के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्लान है कि आगे वहाँ जाएँ, वहाँ जाकर और कुछ चीज़ें समझ में आएंगी तो आने के बाद फिर आलोक भैया से मुलाकात करेंगे, कुछ सवाल लेकर आएंगे और उस पर भी आपसे जवाब लेंगे। और हसदेव पर जो सेव हसदेव का हैशटैग चल रहा है, केवल हैशटैग से नहीं, मुझे लगा कि विधिवत बातचीत हो तो शायद आपको भी और विधिवत समझ में आए। बातचीत में वीडियो आखिर आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबी हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि उतनी लंबी नहीं जितनी लंबी है समस्या है, जितनी बड़ी है समस्या है। तो जो भी बातचीत है पूरा देखिएगा, देख के समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने विचार रखिएगा कमेंट में। अगर बातचीत समझ में आए कि सार्थक है और ज़रूरी है तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर लगे कि सही मुद्दों पर बस्तर टॉकीज़ काम कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।